हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने बिजनेस स्टडीज़ का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम पार्टनरशिप का टॉपिक कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की, तो इनके लिए आपको ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है कि किसी पार्टनर की किसी ने कितना कैपिटल लगाई है, यानी कि उसने कितने मनी लगाई है किसी फॉर्म में, क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसका प्रॉफिट और लॉस में कितना शेयर है और उसकी क्या क्या लायबिलिटी है। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो होता है वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, यानी कि जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी शेयर करेगा, यानी कि वो प्रॉफिट और लॉस में भी अपनी हिस्सेदारी रखेगा। उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब यानी कि अगर उसने कोई भी लोन ले रखा है, अगर उसकी जो बिजनेस एसेट्स है उसको बेचकर रिकवर ना हो तो उसकी जो पर्सनल एसेट्स होगी, पर्सनल संपत्ति होगी, उसको बेचकर लोन रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर होता है। अब स्लीपिंग का मतलब वो सोता रहता है, यानी कि वो सिर्फ पैसा लगाता है फर्म में, आगे वो पार्टिसिपेट नहीं करता। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मैनेजमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, यानी कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तब वो सोता रहता है। शेयर प्रॉफिट और बिल्कुल अगर उसने पैसे लगाए हैं वो अपने प्रॉफिट और लॉस में शेयर तो लेगा ही, और उसकी भी लायबिलिटी भी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्रेट पार्टनर। कि सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, ये ऐसा पार्टनर होता है जो सीक्रेटली काम करता है, यानी कि बाहर पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, बट एक्चुअल में ये पार्टनर होता है, सीक्रेटली अपना सारा काम करता रहता है। ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन सीक्रेटली सारा काम सीक्रेटली करता है। पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, बट एक्चुअल में ये पार्टनर होता है। अगर इसने कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट और लॉस में तो शेयर लेगा ही, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूँ नॉमिनल पार्टनर की, कि नॉमिनल पार्टनर कौन होता है। अब नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है कि फर्म किसी का नाम यूज कर उसको ये शो करती है कि ये हमारा पार्टनर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो बहुत फेमस है। अब पार्टनरशिप में क्या होगा, भी जो बाकी के पार्टनर है इसके नाम का यूज कर ये बार वालों को ये दिखाएंगे कि ये हमारा पार्टनर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। क्या ये कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को? नहीं करता। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, तो इसने अगर कैपिटल नहीं लगाई तो ये प्रॉफिट और लॉस में कैसे शेयर ले सकता है। बट इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो कैसे? अब देखिए, बेशक ये पार्टनर नहीं है, दुनिया के सामने फर्म ने इसका नाम तो इस्तेमाल कर लिया ना, इसका नाम इस्तेमाल करती है फर्म अपने बेनिफिट के लिए कि हाँ ये हमारा पार्टनर है। अगर कोई फेमस व्यक्ति हो उसका नाम इस्तेमाल करके पार्टनर ये बोल देते हैं कि ये तो हमारा पार्टनर है। फिर लो उसको ये बोलता है कि बेशक तुम पार्टनर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, तुम्हारी जो पर्सनल एसेट है वो रिकवर करी जाएगी। बेशक तुम पार्टनरशिप में तुमने कोई पैसा नहीं लगाया हो, लेकिन तुम दुनिया की नज़र में तो पार्टनर बन गए ना, तो तुम्हें लायबिलिटी देनी पड़ेगी अगर तुम पार्टनर बन चुके हो, अगर तुम्हारा नाम इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। पार्टनर बाय ईस्टोपल। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लो PQRS, QOR और S पार्टनर है, PQ का फ्रेंड है, ये भी साथ में चले गया, इन्होंने कोई एग्रीमेंट करना था, ये P भी साथ चले गया। अब P अब ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो भी इनका पार्टनर है, जाने कि कोई व्यक्ति अपने बिहेवियर से ऐसे शो करेगा कि वो भी इनका पार्टनर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन बिहेवियर ऐसा करेगा कि वो भी पार्टनर है। ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस में भी ये शेयर नहीं लेता इसकी, बट लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वही बात होगी जो इस केस में हुई कि बेशक तुम पार्टनर नहीं हो, बेशक तुम पार्टनर ली हो, लेकिन तुमने बिहेवियर ऐसा शो किया कि तुम दुनिया को तो ये लगा ना कि तुम पार्टनर हो, तो इस केस में लो कहता है कि तुम्हारी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी। तुम पार्टनर बन चुके हो, तुमने अपना नाम तो इन लोगों के साथ इस्तेमाल कर लिया ना, तो तुम उसी टाइम से पार्टनर बन गए जब से तुमने अपना नाम इन लोगों के साथ इस्तेमाल किया।
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी सेम इसी की तरह ही होता है कि यहाँ पर फर्म जो होती है वो किसी पर्सन को बोलती है कि तुम ऐसे शो करो कि जैसे तुम हमारे पार्टनर हो। डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, बिल्कुल ये पैसे नहीं लगाता, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही इसे प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलता है, बट इसकी लायबिलिटी इन दोनों की तरह अनलिमिटेड ही होती है। हर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड ही होती है। अब बेशक ये पार्टनर नहीं है, लेकिन इसने दुनिया की नज़र में तो ये शो कर दिया ना कि ये इनका पार्टनर है। अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था एक्टिव पार्टनर। कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जिसने पैसा भी लगाया होता है, जिसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी होती है, जो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सेदारी होती है, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की, यानी कि ये जब डिसीजन लेना हो तो ये सोता रहता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पार्टनर जबकि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता, लेकिन इसने कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करा होता है, ये प्रॉफिट और लॉस में भी अपना शेयर लेता है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी सभी पार्टनर की अनलिमिटेड ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो क्यों कौन होता है? अननोन टू जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये पार्टनर होता है, सीक्रेटली सारा काम करता रहता है। इसने कैपिटल लगाई होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी लेता है, में अपना शेयर भी लेता है, और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? वो इंसान जिसका जो नाम है वो यूज़ किया जाता है फर्म के द्वारा, बट वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। यानी कि फर्म क्या करती है, इसका नाम इस्तेमाल करके ये शो करती है कि ये हमारा पार्टनर है। फर्म यहाँ पर इसका नाम ले रही है, फर्म इसका नाम ले रही है कि ये हमारा पार्टनर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन इसकी क्योंकि अब दुनिया के सामने इसने ये तो शो कर दिया ना कि ये हमारा पार्टनर है, इसी कारण इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट में इसका कोई शेयर नहीं होता क्योंकि इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, तो मैनेजमेंट में भी वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेता, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर बाय इस्टॉपल। पार्टनर जो होता है, यहाँ पर कोई भी पर्सन जो होगा वो ऐसे बिहेवियर करेगा, ऐसा शो करेगा कि जैसे कि वो फर्म में पार्टनर है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन जब उसने ये शो कर दिया कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, तो तीसरी पार्टी की निगाह में तो आ ही गया ना। तीसरी पार्टी तो अब ये सोचेगी ये पार्टनर है, उसे पार्टनर ही मानेगी ना, बेशक वो ना हो। तो बेशक उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट ना किया, लेकिन उसने दुनिया के सामने तो ये दिखा दिया ना कि वो पार्टनर है, इसलिए उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कल को कोई भी बिजनेस की एसेट बेचकर अगर लोन रिकवर नहीं होगा तो इसका पर्सनल एसेट दिया जाएगा, बेशक इसने कैपिटल में कंट्रीब्यूट ना किया हो, लेकिन ये दुनिया के सामने तो पार्टनर हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी सेम ही होता है कि यहाँ पर जो पार्टनर है वो एक्चुअल में पार्टनर होता नहीं है फर्म में, बट फर्म उसको अलाउ करती है कि वो एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करे अपने आप को, तो वो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। ये कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही प्रॉफिट और लॉस में कोई हिस्सा अपना लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। हमारे पास पार्टनरशिप की दो टाइप होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी यानी कि किसी की लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। हमारे पास सबसे पहले है पार्टनरशिप एट विल। This type of partnership exists at the will of partner. It can continue as long as the partner want and is terminated when any partner give a notice of withdrawal from partnership to firm. यानी कि बिल का मतलब हो गया विश, कि आप जब चाहो तब आप पार्टनर बन सकते हो, जब चाहो पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हो। यानी कि ये आपकी इच्छा के पे डिपेंड है कि आप पार्टनर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। जब मर्जी चाहो पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हो, जब मर्जी चाहो आप पार्टनर बन सकते हो, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास 4 पार्टनर है, PQRS। अब इन्हों को एक प्रोजेक्ट मिल गया कि इन्होंने किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का काम इनको सौंप दिया गया।
अब जैसे ही इनका काम खत्म होगा, इनका जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि पार्टनरशिप तो होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप करी जाती है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप करी जाती है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए ही होती है। जैसे ही आपका पर्पस पूरा हो गया, उसी के साथ आपकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो एक्सपायर हो जाती है। आप उसके बाद पार्टनर नहीं रहोगे। जैसे ही आपका काम खत्म, साथ के साथ आपकी पार्टनरशिप भी खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। हमारे पास सबसे पहले है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर वो अपना लोन नहीं दे पाए, उनकी पर्सनल एसेट्स को बेचकर रिकवर किया जाएगा, अगर उनकी बिजनेस एसेट्स काफ़ी नहीं होगी लोन देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कोई भी डिसीजन लेना उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑप्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है। अब मान लीजिए हमारे पास 4 पार्टनर है, PQRS। अब जो P होगा, अब इन चारों में से किसी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। यानी कि मान लीजिए P की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि एक पर्सन की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी की 3 की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है। इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी कि एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, बाकी की लिमिटेड होगी, सिर्फ एक की अनलिमिटेड होगी। एक की पर्सनल एसेट को बेचकर लोन रिकवर किया जाएगा। ये पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी किसी की डेथ के साथ, इंसॉल्वेंसी के साथ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर अनलिमिटेड की बात करें, वहाँ पर जो किसी की डेथ हो जाएगी तो उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकियों की लिमिटेड होती है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी होती है। हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑप्शनल होती है, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट मान सकते हो आप। अब देखिए हमने डिस्कस करा था कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आप ओरल एग्रीमेंट कर लो या फिर रिटन एग्रीमेंट कर लो, ठीक है ना। क्लियर एग्रीमेंट, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है, क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है कि आपके बिजनेस की कौन सी टर्म्स होगी, आप कौन सी रेशो में प्रॉफिट शेयर करोगे, कौन सी रेशो में लॉस शेयर करोगे। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखा जाता है, ताकि बाद में जाकर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट होता है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको रिटन एग्रीमेंट ही करवाना है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर रिटन एग्रीमेंट होगा उसे एज आ एविडेंस यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी से जुबान की हो, क्या पता कल को जाकर मुकर जाए, अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट होगा तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन, जो कि रिटन एग्रीमेंट जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। याद रखना, रिटन एग्रीमेंट जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में, अगर हम रिटन में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना जरूरी होता है। फर्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ फर्म, फर्म का क्या नेम होगा, नेचर ऑफ फर्म, आपकी जो बिजनेस है उसकी क्या नेचर होगी, कहाँ पर बिजनेस होगा, लोकेशन क्या होगी, कितने टाइम के लिए बिजनेस है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कितनी करी गई है, कौन सी रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या क्या ड्यूटीज़ होगी पार्टनर की, क्या क्या सैलरीज होगी,
टर्म्स क्या होगी, अगर कोई नया पार्टनर आता है या रिटायरमेंट होती है किसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा। अगर कल को कोई फर्म बंद हो जाए, डेजिल्यूशन या डिसोल्यूशन, इसको कोई डिसोल्यूशन बोलता है, कोई इसी को डेजिल्यूशन बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी फर्म जो हो कल को बंद हो जाए तो उसके लिए आपकी क्या क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट आपका ऑडिटिंग, यानी कि जो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि चेक करना, अकाउंट्स को चेक करना, कैसे चेक करेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। डिस्प्यूट, अगर कल को झगड़ा हो जाए किसी के बीच, उसे कैसे सोल्व किया जाएगा, इन सबको पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देखिए ऑप्शनल होती है, ये कंपलसरी नहीं होती, ठीक है। ये पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना चाहते हैं या वॉलंटरी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो ये आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपके पास प्रूफ होगा कि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ठीक है। ये ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन को नहीं कराओगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपको कोर्ट में जाकर, अगर किसी थर्ड पार्टी से आपसे झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में एज अ एविडेंस आपकी रजिस्ट्रेशन ही काम करेगी। अगर किसी के खिलाफ आपने केस कर दिया या उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, उस केस में आपकी रजिस्ट्रेशन ही काम में आएगी। तो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो ऑप्शनल बेशक हो, लेकिन अगर आप उसे करवा लोगे तो ही पार्टनर्स का बेनिफिट होता है। कि इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर पार्टनर रजिस्ट्रेशन ना कराए। अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, यानी कि किसी और थर्ड पार्टी के खिलाफ अगर उन्हें केस फाइल करना हो वो नहीं लगा पाएंगे अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं कर पाएंगे, और किसी और पार्टनर के खिलाफ, अगर एक ए और बी सी और डी पार्टनर है, अगर इन्हें एक दूसरे के खिलाफ कोई केस फाइल करना हो तो भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो रजिस्ट्रेशन क्या होती है, एक प्रूफ होता है कि हाँ हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम पार्टनर हैं। अगर कल को कोई इशू हो जाए, कोर्ट में जाना पड़ जाए, तो रजिस्ट्रेशन ही काम में आएगी। अगर बेशक ये ऑप्शनल होती हो, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर कल को कोई इशू हो जाए तो रजिस्ट्रेशन ही काम में आएगी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर मे गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार और फॉर्म ऑफ द स्टेट इन विच द फॉर्म इज सिचुएटेड, यानी कि यहाँ पर आपकी स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हो वहीं पर अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। जो इंसान जिस भी स्टेट में रहता होगा वहाँ पर वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। अब इसको लेकर कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, यानी कि फर्म को अगर रजिस्टर्ड कराना है तो उसको लेकर कौन कौन सा प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी कि आपकी फर्म का क्या नाम है, कहाँ पर ये लोकेशन उसकी क्या है, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, यानी कि अगर कोई और जगह पर बिजनेस चल रहा है उस जगह का क्या नाम है, कौन सी डेट में पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया था, पार्टनर का नाम और एड्रेस, ड्यूरेशन कितनी है पार्टनरशिप की। तो इस एप्लीकेशन में सभी पार्टनर्स के साइंस होने भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यानी कि फिर आप उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो फीस होगी उसे आप डिपॉजिट करवा दोगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन को, उसके बाद फीस डिपॉजिट करवाओगे, लास्ट में फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिंपल। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो पार्टनरशिप का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।